दोबारा देखते हैं। हाँ जी, तो अब तक मैंने ये बोला कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के बारे में हमारा कोई डिस्कशन अभी नहीं हुआ है, रिलेशंस के बारे में हमने अभी तक नहीं समझा है, वो चैप्टर नंबर 1 है, अभी रहता है हमारा। बट आपके सामने बस एक सिंपल सी बात रख दी कि किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल आते हैं, एक उसमें से इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। जब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को बदलना पड़ेगा, और जब इस बदलाव को मेजर किया जाएगा किसी तरीके से, पता नहीं क्या बदलाव कैसे मेजर होगा, बट कोई तरीका अगर निकल के आएगा जिससे वो मेजर हो सकेगा, तो उस मेजरमेंट को डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहा जाएगा। ठीक, यहां तक? एक बार इसके लिए थम्स अप, या इसके लिए एक बार जो भी है रेज हैंड, या जो भी ऑप्शंस आपके पास है वो कर दो। ठीक, चल। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा बीच में वो नेट की वजह से वो हो हाँ, कोई बात नहीं, मैं गया। रिपीट कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, मैं बताता हूँ। देखो क्या बोला मैंने। मैंने कहा कोई सा भी फंक्शन लोगे, हर फंक्शन, चाहे वो ट्रिगो हो, चाहे एल्जेब्रिक हो, चाहे कोई सा भी हो, हर फंक्शन में पहले ये पुट होता है, सॉल्व होता है, तब जाकर के एक आंसर आता है। ठीक है ना? हाँ बच्चे, हाँ जी सर। ठीक। तो इसका मतलब कि हर फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट जो अपनी मर्जी से कुछ भी डाला जा सकता है, और उसके डलने के बाद डिसाइड होगा कि अगला आंसर क्या आएगा, और जो अगला आंसर होगा उसको बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये नोटिस किया कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ना बदले तो, सॉरी, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना बदले तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, सॉरी, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर भी असर आपको दिखेगा। और इसी मेजरमेंट को, जब आप इस मेजरमेंट को समझ जाओगे कि एक के बदलने से दूसरे पर फर्क कैसे पड़ता है, तो उस मेजरमेंट को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डन, भूमि यहां तक? यस सर। चलो, अब हम इस मेजरमेंट की बात करते हैं। हम मेजरमेंट समझते हैं। देखो, चेंज को मेजर करने का एक सिंबल होता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। वैसे तो डेल्टा ऐसा नहीं बनता, डेल्टा कुछ इस तरीके से बनता है, बट हम सिंपल रखने के लिए ट्राइंगल भी बना लेते हैं। ठीक है? अब वो कहता है कि भाई चेंज निकालो कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना किया था। तो हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 9 यूनिट से बढ़ गया। पहले वो 1 यूनिट था, अचानक 10 हो गया। मतलब जो चेंज हमें नजर आया वो 9 यूनिट के बराबर का था। फिर हम बात करते हैं इस डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम चेंज को मेजर करेंगे, यानी डेल्टा वाई निकालेंगे, तो आप देख सकते हो कि डेल्टा वाई वहां पर भी 17 माइनस 8 करने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कुछ 9 यूनिट के बराबर का ही है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? हाँ बच्चों, बात समझ आ रही है यहां पर? जो चेंज हमने एक्स का निकाला और जो चेंज हमने वाई का निकाला, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, वो दोनों ही बाई चांस यहां पर सेम आ गए हैं। यानी पहले का भी 9 यूनिट और अगले का भी 9 यूनिट। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। अब तक हमने जो पढ़ा था 11th में, उसको अगर साइड कर दिया जाए तो एक मजे की बात बताता हूं। एक्स की वजह से, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्स की वजह से अगर वाई में कोई चेंज नजर आए, या वाई की वजह से एक्स के अंदर कोई चेंज नजर आए, इन दोनों को ही डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। ये दोनों ही डेरिवेटिव्स हैं, ये दोनों ही डिफरेंशिएशन है, और दोनों एक बराबर है। हैरानी की बात आपको लगेगी अभी कि ये एक बराबर कैसे है, बट ये बात मैं प्रूव कर दूंगा। हम अपने अगले वाले टॉपिक के अंदर इस बात को प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना? अभी के लिए आप ये समझ लो कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के हिसाब से बदले, या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के हिसाब से बदले, आंसर में ज्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला। मेरी बात समझने की कोशिश करना, आंसर में कोई फर्क नजर नहीं आने वाला। ये बात मैं आपको प्रूव कर दूंगा। इन दोनों से जो फाइनल आंसर आप निकालोगे वो सेम ही होंगे। पूरी तरीके से नहीं। मैं इस डिस्कशन को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। जो मैंने अभी बोला, इस डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, तो मैंने आपको बस इतना समझाया कि इसे भी डिफरेंशिएशन कहा जाएगा और इसे भी डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। बस अभी दिमाग में इतना ही डाल लो बस, और आगे कुछ नहीं। ठीक? इसी डेल्टा को डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी कहा जा सकता है, और dx बाई डी वाई भी कहा जा सकता है। दोनों डिफरेंशिएशन है, हल्का सा चेंज होगा, और वो क्या चेंज है अभी थोड़ी देर बाद हम प्रूव कर लेंगे। चलो, एक बार जल्दी से देखो जो मैंने समझाया, और कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछो। हाँ बच्चे।
सबको लिख दो, लिख दो, अगर आपको डाउट है तो लिख दो, क्लियर है तब भी लिख दो, मैं पढ़ लेता हूँ, जल्दी से मुझे बता दो कोई डाउट है या कुछ भी। मैंने सिर्फ अभी इतना कहा है कि मेजरमेंट करना है, हमें चेंज को मेजर करना है। एक चेंज इसका दिख रहा है और एक चेंज इसका दिख रहा है, मैंने बस आपको यह समझा दिया कि चेंज मेजर करना है तो कैसे भी कर लो, एक्स का वाई के हिसाब से, वाई का एक्स के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हमारा डिफरेंशिएशन है। अभी तक सिर्फ ये समझाया मैंने। हाँ ध्रुव, यही बोला मैंने, जो अभी मैंने रिपीट किया यही बोला मैंने, कि कोई आपने बस देखा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, और जब इन दोनों को इस फॉर्म में डाल दिया जाएगा कि x की वजह से y चेंज हो रहा है या y की वजह से x चेंज हो रहा है, तो इसी पार्ट को आपने डिफरेंशिएशन बोल देना है। अभी ध्रुव इतना ही समझाया मैंने, ठीक? ओके सर। चलो, हाँ जी, बढ़े आगे। यस सर। एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना है, हाँ, समझाना नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करना है। सुनो, वैसे तो हमें लगता है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंज होगा, बच्चे समझने की कोशिश करना, वैसे तो हमें लगता है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंज होगा और इसके चेंज होने से असर पड़ेगा इसके ऊपर, यही लगता है ना हमें। तो आज थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ऐसे यूनिक यूनिक से कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहता हूं कि आप बोल करके कम से कम बता दो कि बातें समझ आ रही हैं। तो मैंने क्या बोला एक बार दोबारा, मैंने ये कहा यस सर। कि हमें देखने से ये लगता है कि एक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से वाई पर फर्क पड़ेगा, तो हमें देखने से लगता है कि एक्स के बदलाव की वजह से ही वाई पर असर पड़ता होगा। तो हम लिखते कैसे हैं, वाई बदलेगा क्योंकि, ये डैश का मतलब है ड्यू टू, आपने एक्स को बदला होगा, और इसे ही कहा जाता है डीवा बाई डीएक्स, कि वाई वैसे तो नहीं बदलता, बट वाई इसलिए बदल गया क्योंकि आपने बदलाव किया था एक्स के अंदर। और हमें दिखता भी है, लगता भी हमें यही है कि एक्स बदला होगा तभी वाई पर असर आया होगा, और जनरली हम यही समझते हैं कि डिफरेंशिएशन डीवा बाई डीएक्स होता है, ठीक है ना, जनरली हम यही समझते हैं। बट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हाँ जी, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स में टोटल 10 फंक्शन होते हैं, सही बोला ना मैंने? हाँ बच्चे, मैथमेटिक्स में 5 होते हैं। 10 फंक्शन होते हैं। ये आया कौन, 9 वाला कौन है? ये सर आइलेट। हाँ, 5 ही फंक्शन होते हैं नालायको। ये 9 वाला कौन था ये बताना जरा मुझे। ये है 5 ही फंक्शन, आइलेट। अब तक आप जब जितनी भी मैथ्स आपने पढ़ी है ना, उस मैथमेटिक्स के अंदर खाली 5 फंक्शंस हुए हैं, और 10th क्लास तक तो हमें इनमें से ज्यादातर के बारे में पता ही नहीं था। 10th क्लास में सिर्फ आपने पढ़ा हुआ था एल्जेब्रिक और ट्रिगो, यानी जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स नहीं है 10th क्लास तक, वो सारे के सारे हमारे लिए एल्जेब्रिक थे। और एल्जेब्रिक का क्या होता है, जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट गिवन हो तो इसे कहा जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। ये एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, ये भी एल्जेब्रिक है, ये भी एल्जेब्रिक है। आपसे बस ये पूछा जा रहा है ये कैसा है, लास्ट वाला पार्ट, एल्जेब्रिक या ट्रिगो, क्योंकि हमने तो 10th में ये पढ़ा हुआ था और हम 10th तक ये पढ़ चुके थे ऐसे नंबर्स। हाँ जी, एल्जेब्रिक या ट्रिगो? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक, क्योंकि इसके एल्जेब्रिक। साथ x की पावर 0 रिलेटेड है, x की पावर 0, इसकी वजह से ये वाला पार्ट भी एल्जेब्रिक में ही काउंट होगा। 10 को आप 10 इंटू 1 लिखो और 1 को लिख दो, वेरिएबल की पावर 0, इसलिए यहां पर इसे 10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 लिखा जा सकता है, जिसका मतलब है एल्जेब्रिक होगा। तो अब तक जो फंक्शन हमने पढ़े हुए थे, और इसी एल्जेब्रिक में आपने पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, बट नंबर सिस्टम पूरा, बट जो भी पढ़ा, जैसे ही वो फंक्शन में कैटेगराइज हुआ वो बन गया एल्जेब्रिक फंक्शन, और बाकी साइन कॉस टेन ये सब लेकर के बन गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दो बातें भी क्लियर होगी सबको? हाँ जी, ये दो बातें भी क्लियर होगी यस सबको? सर। फिर हमने देखा, यस सर। हाँ जी। फिर हमने देखा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, कि कुछ ग्रोथ हम मेजर ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब इन दो फंक्शंस में हम कुछ ग्रोथ मेजर ही नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि पॉपुलेशन अचानक एक्सपैंड हो जाती है,
किसी बीमारी की वजह से पॉपुलेशन अचानक से डिक्रीज हो जाती है, ये फंक्शन उतनी तेजी से काम ही नहीं कर पा रहे थे। एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 1000, ये सब भी उतनी तेजी से कुछ मेजर नहीं कर पा रहे थे जितनी तेजी से हमें चाहिए था, और इसी के लिए बनाना पड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब तो हम एक्सपोनेंशियल के बारे में बात भी करने वाले हैं। अब तक तो काफी हद तक ये नंबर मिस्ट्री की फॉर्म में घूम रहा था, बट आपको एक बात बता दूं, आपने एक्सपोनेंशियल बचपन से पढ़ा हुआ है, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो। याद है किसी को फॉर्मूला वाला? याद नहीं? कहीं पढ़ा कंपाउंड होगा ये फॉर्मूला? इंटरेस्ट। कहां पर पढ़ा फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सबने पढ़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कोई ऐसा बच्चा होता ही नहीं जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट ना पढ़ा हो। हाँ जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में मैं आपको बता दूंगा कि उसी से जुड़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल पार्ट उसी से जुड़ा हुआ है, आपको मैं प्रूव कर दूंगा, ये हम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाए गए, ढूंढे गए ऐसे ऐसे फंक्शन जो ग्रोथ को बहुत जल्दी जल्दी मेजर कर पाए। और क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आपको तो पता है कि एक्सपोनेंट का मतलब पार होता है। तो ऐसे फंक्शन ढूंढे गए जिसमें बेस आपका कांस्टेंट था, पार वेरिएबल थी। अगर मैं उल्टा करके चलता हूं, एल्जेब्रिक बना के चलता हूं और एक्सपोनेंशियल बना के चलता हूं, तो आओ जरा एक कंपैरिजन करके दिखा देता हूं आपको मैं। अगर आप यहां पर x को 1 डालोगे तो सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 1। ये तो हाँ चलो 1 डाल देते तो आंसर आएगा सॉल्व करने पर 1 ही आ जाएगा। मैं सोच रहा था कुछ और वैल्यू लेने का, तो चलो और देख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 डाल देता हूं तो सॉल्व करने पर आंसर हमें कितना मिलेगा? 2 रेज़ टू द पावर 10, 5414। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप 3 डालोगे तो सॉल्व करने पर आंसर हमें क्या मिलेगा? 3 टू दी पावर 10। 5 डालोगे तो सॉल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा? 5 टू दी पावर 10। आओ जरा यहां दिखाता हूं ग्रोथ कैसे होगी। x को 1 डाला तो सॉल्व करने पर 10, 2 डाला 100। अब देखो ग्रोथ कितनी जल्दी भागेगी। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों में ज्यादा फास्ट कौन चल रहा है, x की पावर 10 या 10 की पावर x? हाँ जी, ज्यादा फास्ट कौन 10 चल की रहा है? पावर है। ज्यादा फास्ट। आप कैलकुलेट कर लेना, जिनको लग रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है कैलकुलेट कर लेना। इन सारे जब तक वो 5 पहुंचे ना, उससे तो काफी कम होगी ये वाली वैल्यू, चेक कर लेना अपने आप, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि ज्यादा ग्रोथ आपको नजर आ रही है 10 टू दी पावर एक्स में। तो हमें ऐसे फंक्शंस बनाने पड़े जो ग्रोथ को बहुत तेजी से मेजर कर पाए, और वो फंक्शन फाइनली कहे गए एक्सपोनेंट फंक्शन। क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन में नाम मतलब ही है एक्सपोनेंट का पार। आपने फंक्शन को पार में प्लेस किया जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी मेजर हो जाती है। इसका डिस्कशन जब ये टॉपिक आएगा तब करा दूंगा मैं। और यहां लिखता हूं फिलहाल तो अभी 10 की पावर एक्स की जगह, सॉरी 10 की पावर एक्स की जगह a की पावर एक्स, एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a इज एनी कांस्टेंट। a 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 कुछ भी होगा। a टू दी पावर एक्स हमारा बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो मैथमेटिशियंस ने ये 3 फंक्शंस बनाए, एक एल्जेब्रिक बना लिया, एक ट्रिगो बना लिया, और फास्ट ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक्सपोनेंशियल बन गया, ठीक। अब मैथमेटिशियंस ने इनके ऑपोजिट ढूंढने शुरू किए, समझने की कोशिश करना। ऑपोजिट मतलब क्या? अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 7 है, जिसके अंदर ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो क्या इस रिलेशन को पलटा जा सकता है? क्या इस रिलेशन को बदला जा सकता है? तो उन्हें पता लगा कि हाँ भाई, इस रिलेशन को पलट करके आप डिपेंडेंट वाले को इंडिपेंडेंट कह सकते हो और इंडिपेंडेंट वाले को डिपेंडेंट कह सकते हो, और इससे आपके पास अब ऐसे रिजल्ट आएंगे, मतलब x की फॉर्म में, मतलब x की वैल्यू y के टर्म्स में आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। अब आप y प्लेस करोगे और y को प्लेस करने के बाद x आता जाएगा। एल्जेब्रिक में कोई खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि एल्जेब्रिक को उल्टा करने के बाद भी एल्जेब्रिक फंक्शंस ही आ रहे थे। बट इसका डिस्कशन हम कर चुके कि जब ट्रिगो का उल्टा किया गया, कौन बताएगा, जब ट्रिगो का उल्टा किया गया और x की वैल्यू निकाली गई, इसको उधर भेज करके, तो कौन सा फंक्शन बन गया? साइन इनवर्स। इनवर्स इनवर्स फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। Inverse आई trigo। इसीलिए, आई इसी को बताता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। हाँ जी,
ये यहां पर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? ट्रिगो का उल्टा करके बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक का उल्टा एल्जेब्रिक ही था, इसलिए उसको फंक्शन की कैटेगरी में डाला ही नहीं, क्योंकि नया कुछ आना ही नहीं था। और जब एक्सपोनेंशियल्स को सॉल्व किया गया, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स जो भी बने थे उनको सॉल्व किया गया, तो उसको सॉल्व करने पर लॉग आ गया। ये बात आप खुद ही प्रूव करोगे अभी इसी टॉपिक में, डिफरेंशिएशन के अंदर ही। दो चीजों का डिस्कशन बहुत डिटेल में होना है, एक्सपोनेंशियल का और लॉग का। ऑब्वियसली सारी डिटेल हमारे चैप्टर में नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जितना दे रखा है और जितना हमें चाहिए उन सब बातों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। ये दो चीजें बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। बाकी एल्जेब्रिक पढ़ा था, ट्रिगो पढ़ा था, और ट्रिगो का उल्टा हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है, ठीक। ये मैंने आपको बात इसलिए बताई क्योंकि डिफरेंशिएशन यानी चेंज किसी फंक्शन का करना पड़ेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में टोटल कितने फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जितने फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे आपको उसी को चेंज करना पड़ेगा, उसी पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं सारे सिलेबस में है, और एक एक करके मुझे सभी को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हाँ जी, अब जितना हो चुका एक बार जरा मुझे उतनी बात समझा दो कि दिमाग में कुछ गया या अभी भी कुछ घूम रहा है दिमाग में। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं, जो पूछना है तसल्ली से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग की क्लासेस है हमारी, जितना आपका बेसिक अच्छा होगा उतना हम आगे अच्छे से कर पाएंगे। हाँ जी दीप्ति, आई थिंक आपको थोड़ा सा ना कम समझ आया होगा इस बात को लेकर के, क्योंकि डिस्कशन हमारा पहले हो चुका है। मे भी शायद थोड़ा कम समझ आया। दीप्ति आप लिख करके मुझे बता देना कि कुछ क्लियर हुआ है अभी या नहीं हुआ। चलो, हाँ जी, बाकी बाकियों को समझ आ गया सबको, तो बढ़ सकते हैं अब आगे हम। चलो, अब आते हैं अपने बेसिक चीजों पर। अब क्योंकि हमारे पास अलग अलग फंक्शंस है, तो हमें पहले तो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। शायद अभी के लिए आप ये समझो कि जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था ऐसा, या ए की पावर एक्स करके, तो हम सारे तरीके लगा के हार चुके थे, और हमसे यहां पर ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और हम सारे तरीके लगा के हार गए थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढा कैसे जाए, उसको पार से नीचे उतारा कैसे जाए। और इसी के लिए एक नया फंक्शन हमें बनाना पड़ा, जिसको हमने बोला लॉग फंक्शन। उसी लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हमने यहां से एक्स की वैल्यू निकालना सीखा यहां, ठीक है। चांस ऑब्वियसली भी प्रूव करूंगा मैं अभी बिना प्रूफ के बता रहा हूं, बट ये प्रूव करेंगे हम यहां पर, ठीक। शांश डन यहां तक? चल, वेरी, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने फंक्शंस पे। यानी मुझे सीखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बोल रहा हूं। ये एक फंक्शन है, और इसमें होने वाले बदलाव को मुझे मेजर करना है, और वो बदलाव ऐसे कुछ लिखा जाता है, डीवा बाई डीएक्स की फॉर्म में कुछ लिखा जाता है। यानी हम दोनों साइड को बदल रहे हैं मेन वेरिएबल के हिसाब से, लेफ्ट वाला पार्ट भी राइट वाला पार्ट भी। अब आपने ये कोशिश करना समझने की, मैं आपको जो बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह सकता कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर है, ये गलत होगा। अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू एक्स प्लस 7 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वल है, जब मैं ये कहूंगा तो ये बात गलत होगी, ठीक है ना। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चेंज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये दोनों बातें कंप्लीटली डिफरेंट है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, ना ग्राफिकली ना मैथमेटिकली। हाँ जी, बात समझ आई? हाँ जी भैया। तो गलती से भी आगे से ये मत समझना कि ये बात और ये बात एक ही बराबर है। हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन इधर भी हुआ, डिफरेंशिएशन इधर भी हुआ, और इधर वाला जो चेंज है और इधर वाला जो चेंज है वो चेंजेस आपस में इक्वल है, ना कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है। क्यों बता दिया, अभी समझ में आ जाएगा। चलो, अभी बहुत सारी बातें हैं,
जो धीरे धीरे मैं ओपन कर पाऊंगा ना, अभी एकदम से आपको पता भी नहीं अभी टॉपिक के बारे में, तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ कुछ बातें सुनते जाओ ताकि दोबारा जब सुनो तो अजीब ना लगे। अब अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा कोई फंक्शन आता, इनवर्स फंक्शन, और मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता, तो आपको चेंज कुछ इस तरीके से नजर आता। आप एग्री करते हो, हाँ या ना, बस मुझे ये बता दो। एग्री करते हो? मैंने कहा आज की क्लास में बोलना पड़ेगा आपको। यस सर। हाँ यस जी। सर। तो अब एक एक करके मैं आपको बस वही समझाने वाला हूं कि जो 5 फंक्शन हमें गिवन है, उनमें से पहले वाले फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और ये मैं उसी की वजह से ऐसा लिख पा रहा हूं कि चेंज होगा आपका इनवर्स वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही दूसरा इनवर्स भी चेंज होगा, कॉस इनवर्स वाला भी। ऐसे ही जितने इनवर्स होंगे सारी चेंज होंगे। तो दो यहां लिख दिए, साइन और कॉस, और देखते हैं और क्या हो सकता है। टैन भी होगा, कॉट भी होगा, बिल्कुल इसी तरीके से सीकेंड भी होगा, और लास्ट में कॉसेक का भी निकाला जाएगा रिजल्ट। ठीक। हाँ जी। हर फंक्शन चेंज होगा क्योंकि फंक्शन है, यानी इक्वेशन बनी हुई है, तो हर फंक्शन चेंज होगा। और जब फंक्शन की बारी आएगी तो आपको ये वाले चेंजेस भी ढूंढने पड़ेंगे, और आपको अब ये सीखना है कि ये बदल के अब नजर कैसा आएगा, चेंज होने के बाद अब कैसा दिखेगा। हो सकता है इनवर्स जैसा ही दिखे, डिपेंड करेगा, अभी देखेंगे हम। हो सकता है कोई और फॉर्म आ जाए। तो अभी सीखना पड़ेगा हमें कि बदलाव होता कैसे है, और हमें देखना पड़ेगा कि एंड रिजल्ट क्या आता है, और आपको वो एंड रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। ठीक। एंड रिजल्ट याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है पहली बारी में, उसके बाद आप ही संभालोगे ये काम। देखो, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लो ये फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 - x² होगा। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² होगा। टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होगा। कॉट का -1 1 + x², सीकेंड का x√x²-1 और -1/x√x²-1। एक बार ये फॉर्मूले से नोट कर लो। हाँ जी। हाँ जी, हो गया सबका? हाँ जी भैया। तो एक बात अब याद रखनी है हमें, क्या, कि इनवर्स जब भी गिवन होगा और इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, तो आंसर इनवर्स तो नहीं आने वाला, आंसर आने वाले एल्जेब्रिक। कैसे आने वाला अभी आपको बता दूंगा, बट आंसर कैसा आएगा, एल्जेब्रिक आएगा। और हमें याद क्या रखना है अब इसमें, पहले तो आपको पेयर वाइज याद करने हैं। ठीक। पहला पेयर साइन कॉस का, दूसरा पेयर टैन कॉट का, और तीसरा पेयर सीकेंड और कोसीकेंड का। अब हम याद कैसे रखें, तो सिंपल है, सी वाली वैल्यूज यानी कॉस वाली, कॉट वाली और कोसिकेंड वाली, सी वाली वैल्यूज अपने अपने पेयर के साथ चली जाएंगी। यानी किसी पेयर में दो कॉस या कॉट या कॉसेक जुड़े हुए नहीं है। ठीक। मतलब ये साइन होगा तो कॉस, कॉट और कोसिकेंड में से कोई एक रिजल्ट उसके साथ जुड़ा होगा। टैन होगा तो भी एक सी वाला पार्ट उसके साथ जुड़ा होगा, और सीकेंड होगा तो एक और सी वाला पार्ट उसके साथ जुड़ा होगा। तो पहले आप याद करने की कोशिश करो कि साइन और कॉस जुड़े हुए हैं, टैन और कॉट जुड़े हुए हैं, और सीकेंड और कोसिकेंड जुड़े हुए हैं। पहले एक बार ये ट्राई करो। हाँ जी।
सिंपल ही है। चलो एक बार ट्राई करना। साइन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? cos साइन के Cos. साथ कॉस जुड़ा हुआ है। अच्छा, tan के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cot. cot कॉट जुड़ा हुआ है। तो बच गया सीकेंट और कोसीकेंट। आई थिंक आसान है ये चीज याद करना। सेक और कॉसेक एक जैसी साउंड कर रहे हैं तो ये जुड़ गए। टैन कॉट जुड़े हुए होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, ये भी आसान है। और लास्ट बच गया आपका पेयर साइन कॉस का, तो बचे हुए वो पेयर इकट्ठा कर देना। ठीक, अब वैल्यूज देखो। पहली वैल्यू है 1/√1 - x²। कॉस वाला भी सेम है। और मजे की बात यह है कि जितने भी पार्ट यहाँ पे सी से शुरू होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ माइनस आता है, तो ये माइनस की दिक्कत ही खत्म हो गई। अगर मैं एक ही फॉर्मूला याद करूं और मुझे पता है कि उसका पेयर किसके साथ है, तो सेम फॉर्मूला लगना है, बस सी से शुरू होगा तो माइनस आ जाएगा। यानी अगर मुझे tan का फॉर्मूला याद होगा 1/1 + x² और मुझे पता है कि कॉट जुड़ा होगा, तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि फॉर्मूले में यहां माइनस आ जाएगा। सीकेंट से जुड़ा कोसीकेंट है, सी से शुरू होने वाला, यहां पर भी माइनस आ जाएगा। आई होप अगला हिंट भी याद हो जाएगा सबको। हाँ जी, ये भी याद हो जाएगा। yes sir ठीक, अब क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं कि a² - x², यानी हमेशा कांस्टेंट में से वेरिएबल जब माइनस होगा तो उसमें साइन कॉस डलता था। आप देख सकते हो साइन कॉस में 1 - x² और कॉस में भी 1 - x² आ रहा है। और जब इसका उल्टा हुआ है यानी x² - 1 हुआ है, वो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सीकेंड और कोसीकेंड के साथ। डन या? और हमने एक और हिंट पढ़ा था कि जब भी प्लस वाले क्वेश्चंस होंगे तो आपको tan या cot डालना है। वो सारे के सारे हिंट से भी आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। एक बार जरा ट्राई करेंगे। हाँ जी, पहला tan वाला बताओ, tan में फॉर्मूला माइनस का होगा या प्लस में आएगा? नीचे डिनोमिनेटर में प्लस में आएगा। और tan से जुड़ा हुआ क्या था? cot कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला भी प्लस में होगा। ठीक है, अब जरा माइनस दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। सारे फॉर्मूले अंडर रूट में थे, सारे फॉर्मूले अंडर रूट में थे। क्या tan वाला फॉर्मूला भी अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं? no नो sir बिल्कुल नहीं आ रहा। tan वाला फॉर्मूला रादर बिना रूट के ही है और फॉर्मूला बन रहा है, हाँ जी बताओ, फ्रैक्शन में। ऊपर क्या? 1/1 + x²। 1/1 + x²। कॉट का भी सेम है, बस न्यूमरेटर में एक चेंज होगा छोटा सा, माइनस आ जाएगा। माइनस ठीक है, अब याद करके बताओ साइन का फॉर्मूला। साइन में ऊपर प्लस आएगा माइनस आएगा? plus तो ऊपर 1 आ गया और नीचे डिवीजन में अंडर रूट आएगा या नहीं आएगा? under root अंडर रूट आएगा। और अंडर रूट के अंदर पहले कांस्टेंट है या पहले वेरिएबल है? constant वेरिएबल तो 1 - x² ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो एक बार दोबारा क्या बन रहा है फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला 1/√1 - x²। कॉस बिल्कुल उसे कॉपी कर रहा है। अगला फॉर्मूला tan का, कॉट उसे कॉपी कर रहा है। लास्ट वाले फॉर्मूले में उल्टा तो करना है हमने इसे, और बाहर एक और वैल्यू ऐड करनी है जो x के बराबर है। ठीक, कोशिश करो, हो जाएगा याद। चल ट्राई करते हैं। पहले इक्षित आपने बताना है सीकेंड का। पहले सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा इक्षित? इक्षित टाइप कर रहे हो क्या? यस सर, यस सर। सीकेंड इनवर्स का डिफरेंशिएशन। सर नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ, किसका? अब बता दो। सीकेंड इनवर्स का, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन। 1/x√x² - 1। 1/x√x²-1। ठीक है कार्तिक, आप मुझे कॉट का बताना। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा? -1/1 + x²। भूमि आप मुझे कॉस इनवर्स का बता दो। -1/√1 - x²। एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो टाइम हो गया, 1 मिनट से भी कम रह गया। मैं आपको दूसरे लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ठीक है, उसके बाद करते हैं आगे वाला पार्ट। ये प्रूव कराता हूँ कि ये कैसे आया है।